हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जी स्टडीज़। तो जैसा कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर, 7th चैप्टर दैट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कि हमने पढ़ा था रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस के ऊपर जुल्म हो रहा था, जो उनको कष्ट हो रहा था, उसको किस तरह गांधी जी ने दूर किया और फिर किस तरह गांधी जी अराइव्स इन इंडिया, यानी किस तरह गांधी जी इंडिया में आए। उन्होंने पूरा इंडिया का टूर किया कि लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें हैं, हम इन्हें किस तरह दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने देखा जो सत्याग्रह था, किस तरह सत्याग्रह की मदद से जो गांधी जी ने खुद का फिलोसॉफी जो था सत्याग्रह का दर्शन, हमने देखा कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है और ये बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। जो कि अगर आपने को नहीं पता तो प्लीज़ जो हमने हमारा प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया है 8th स्टैंडर्ड का, तो उसमें जाकर आप प्लीज़ देख लीजिए, जिसके कारण जो हम अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हमने जो चंपारण सत्याग्रह था उसके बारे में पढ़ा था, खेड़ा सत्याग्रह क्या था वो भी देखा था, वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद में ये भी देखा था, सत्याग्रह अगेंस्ट रावलट एक्ट ये भी हमने देखा था। और ये बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो कि हमने इस जो हमारे प्रीवियस जो वीडियो हमने अपलोड किया था 8th स्टैंडर्ड का जो हमारा चैप्टर था, उसमें ये चैप्टर था। हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंटिन्यू किया। जो हमने प्रीवियस चैप्टर जो था 8th स्टैंडर्ड का, यानी जो इस चैप्टर का, वो हमने अपलोड कर दिया है। तो अभी जो दूसरा वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको जो उसके आगे का जो सारी चीज़ें हैं अभी उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। अभी देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। हमारे चैप्टर क्या नाम है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, पर अभी उसके बारे में पढ़ने हम जा रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है? तो आपको पता होगा द कंसेप्ट बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was that the British government in India is dependent only on the cooperation of Indians। यानी कि हमने अभी क्या देखा था कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, पर बाद में जब ब्रिटिशर्स की टाइम आया कि उन्हें सपोर्ट करें मुस्लिम्स को, पर उन्होंने सपोर्ट किया ही नहीं। तो इसी वजह से जो हिंदू मुस्लिम जो थे एकजुट होकर ब्रिटिशर्स से लड़ने लगे थे। गांधी जी ने ऐसा सुझाव दिया था। तो जो हमारी इंडिया थी उन्होंने कहा कि हम नॉन कॉपरेट करेंगे, यानी ब्रिटिशर्स को पहले इंडिया कॉपरेट करती थी, पहले इंडिया ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करती थी। पर जब ऐसा लगा उन्हें कि हमने ब्रिटिश की मदद की, हमने उसे कॉपरेट किया, पर समय आने पर उन्होंने हमें कॉपरेट नहीं किया, तो हम उन्हें वापस क्यों कॉपरेट करें? तो इसलिए नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ कि हम अब ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे, हम उनके साथ नहीं चलेंगे। क्योंकि जो जब ब्रिटिशर्स इन इंडिया डिपेंडेंट, अभी जो नॉन कॉपरेशन के जो ये नॉन कॉपरेशन चल रहा था, इसका कंसेप्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यानी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि अगर जो इंडिया है, जो ब्रिटिशर्स है, इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम से, अगर वो ब्रिटिशर्स को अगर हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें कॉपरेट नहीं करेंगे, तो जो ब्रिटिशर्स है वो आधी हो जाएगी, ब्रिटिशर्स आधी हो जाएगी। द इंडिया इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉपरेशन ऑफ, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया के ऊपर राज कर रही है, वो फुल्ली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो खुद की अकेली सेना से कुछ भी नहीं कर सकता। उसे इंडिया जो हिंदू मुस्लिम से उनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड थे? इंडियंस के ऊपर डिपेंड थे कि अगर वो हमें कॉपरेट करेंगे तभी हम कोई हमारा मकसद को कामयाब कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट थी। पर हमने क्या स्टार्ट किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम ब्रिटिश से कॉपरेट नहीं करेंगे। इफ़ द इंडियंस एडॉप्टेड कंप्लीट नॉन कॉपरेशन देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कंप्लीटली कोलैप्स। यानी कि क्या लगता था कि अगर जो ब्रिटिशर्स से अगर उनको इंडियन का साथ नहीं मिलेगा, इंडियंस का साथ नहीं मिलेगा, अगर जो इंडिया है उसे क्या करती है? कॉपरेट नहीं करती, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली कोलैप्स, यानी एकदम बोल सकते हैं कि एकदम उसके अंदर भूकंप आ जाना है, फिर एकदम पूरे बिखर जाना, उसको बोल सकते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। विद दिस इंटेंशन ही अबाउ द पीपल ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट। अब ही आपको लगा ही कौन है इसमें? ही मतलब जो गांधी जी थे, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, कि लोगों को जागरूक किया, एवोक किया, जो पीपल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स, मुस्लिम, हिंदू, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोग शामिल हो, ताकि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नया रिवॉल्ट शुरू कर सके। इन 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट नागपुर। यानी कि एक बार और जिस तरह पहले हमने देखा कि जिनल जो कुछ जगह था वहाँ पर किस तरह जो ब्रिटिशर्स ने फायर करके लोगों को ख़त्म किया था, उसी को देखते हुए एक बार और मीटिंग हेल्ड हुआ। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कब हुआ? 1920 में। कहाँ पर? नागपुर में। द रिवोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पुट फोर्थ बाय चित्तरंजन दास वॉज एक्सेप्टेड। यानी कि जो इसका बोल सकते हैं, इसको मतलब किसने वहाँ पर बोल सकते हैं कि इसके चेयरमैन को थे, अब जो मतलब इसके चेयरमैन को थे वो थे कौन?
चित्तरंजन दास उन्होंने इसका चेयरमैनशिप लिया था, मतलब इन्होंने उस मीटिंग को हेल्ड किया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ऑल रीजन्स ऑफ द मूवमेंट वेयर गिवन इन द हैंड्स ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि जो पीपल्स को बुलाना है, पीपल्स को इकट्ठा करना है या फिर पीपल्स को किस तरह समझाना है, वो जो उसका पूरा जो जिम्मेदारी किसको दिया था, किसके हाथ में दिया था, महात्मा गांधी के हाथ में दिया था कि बुला तो हम रहे हैं पर उनको समझाने का काम महात्मा गांधी ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रिजोल्यूशन अ प्रोग्राम वॉज फ्रेम टू बाइकॉट यानी मैंने आपको बताया था, बॉयकॉट यानी बहिष्कार करना समझ लो आपके इंडिया में कोई भी फॉरेन पावर आ रही है, कोई फॉरेन पावर आ रही है तो आप उसे हटाएंगे, उसे भगाएंगे, तो उसको कहते हैं बहिष्कार करना। हमें वो फैसिलिटी चाहिए ही नहीं, हमें उनको लेना ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे बहिष्कार करना। हम उससे खुश नहीं है, हम उससे दुखी हो रहे हैं, इसलिए हम उसे हटा रहे हैं, उसको कहते हैं बहिष्कार करना या फिर बोल सकते हैं बॉयकॉट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजोल्यूशन, जब ये रिजोल्यूशन चल रहा था, अब प्रोग्राम वॉज फ्रेम बॉयकॉट अब ये एक और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसी समय, मतलब लोगों को बताया गया, जो मीटिंग में आए थे या फिर जो बोलते सेशन में जो आए थे, उन्हें बोला कि हमें जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है, हम गवर्नमेंट के ऑफिसेस में नहीं जाएंगे, हमारा खुद का गवर्नमेंट ऑफिसेस होना चाहिए, इसका बहिष्कार किया गया। हमें जो ब्रिटिशर्स जो कोर्ट है जहाँ पर हमें अन्याय मिलती हैं, खाली ब्रिटिशर्स को न्याय मिलती थी उस कोर्ट में, इंडियंस को हमेशा अन्याय ही मिलता आता था उसमें, इसलिए जो कोर्ट्स थे उसे भी हटाना चाहा। जो फॉरेन कोर्ट्स हैं, फॉरेन से कुछ भी क्लोथ आ रहे हैं, कुछ भी अगर कोई सामान आ रहा है उसको हमें नहीं चाहिए, हम सेल्फ सफिशिएंट थे। गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो स्कूल जो कॉलेजेस थे जहाँ पर शिक्षा केवल बहुत से धर्म जाति लोगों को दिया जाता था या फिर जो बड़े इंसान थे खाली उनको वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, और जो लोअर कास्ट के थे, जो पुअर मैन थे, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसलिए वो गवर्नमेंट के जो स्कूल कॉलेजेस थे वह उसको भी बंद करना चाहा कि इन्होंने जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, कौन सा प्रोग्राम, जहाँ पर नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट हो रहा था उसमें इसका बहिष्कार किया गया कि हमें सारी फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, हम खुद का कोर्ट लाएंगे जिसमें कि न्याय होगा, हम खुद का स्कूल कॉलेज लाएंगे जिसमें कि हर एक बच्चा पढ़ सकेगा, हम खुद के गुड्स बनाएंगे, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स को बताया गया। प्रोग्रेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो हुआ पर देखते हैं इसकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई, यानी कि आप स्टडी तो करते हो पर आपकी स्टडी की प्रोग्रेस कहाँ तक जाती है, आपको कितना समझा वो भी तो जानना जरूरी होता है ना। तो उसी के चलते हम देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेनी एमिनेंट लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एसेट्रा बाइकॉटेड द कोर्ट बाय गिविंग अप देयर प्रैक्टिस, यानी कि जो चित्तरंजन दास थे, फिर आप बोल सकते हो जो मोतीलाल नेहरू थे, ये सब बहुत ही बोल सकते हैं बहादुर, एमिनेंट बोल सकते हैं बहुत ही बहादुर, या फिर बोल सकते हो प्रसिद्ध जो लॉयर्स थे, जो जिनका नाम था मोतीलाल, या फिर ये बोल सकते हो चित्तरंजन दास, ये सब जो इन्होंने क्या किया कि जो कोर्ट हुआ करते, ये लॉयर थे, तो ये कोर्ट में इन्होंने कहा कि हम अब गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके हिसाब से हम खुद का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द बाइकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज रन, यानी कि जब उन्होंने कहा कि कौन जो नॉन कॉपरेशन के लोग थे जैसे कि महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, नेहरू जी, जो ये लोग थे, इन्होंने कहा कि हमें जो ब्रिटिशर की गवर्नमेंट जो स्कूल से हमें वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, हम उसको बॉयकॉट करते हैं, यानी कि उसका हम बहिष्कार करते हैं और हम खुद का नेशनल एजुकेशन लाएंगे जिसमें कि हर एक बच्चा पढ़ पाएगा, एक नेशनल एजुकेशन जो कि हमारी तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ चलेगा, उसका कोई प्राइवेट नहीं रहेगा। मेनी नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी वर एस्टैब्लिश्ड, और जो पहले के जो स्कूल कॉलेजेस थे जिन्हें ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया था उन सारी चीज़ों को हटाकर उन्हें क्यों हटाया गया, क्योंकि वहाँ पर इनइक्वालिटी हुआ करती थी, लोगों को फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने हिसाब से कुछ काम कर सके, तो उन सारी चीज़ों को हटाया गया और एक नेशनल एजुकेशन लाया गया जिसमें कि स्कूल कॉलेजेस बनाए गए, यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के लोन या फिर बोल सकते हो जो इंडिया का इनकम था उसके हिसाब से बनाया गया। देयर वॉज अ बॉयकॉट ऑफ कमिंग इलेक्शन, है कि जो इलेक्शंस आ रहे थे उसका भी बहिष्कार किया गया कि हम ब्रिटिशर्स को इलेक्शन में कुछ भी वोट्स नहीं देंगे। बॉयकॉट द बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ, यानी कि जो फॉरेन क्लोथ्स, जब फॉरेन से जो क्लोथ्स आया करते थे, जो कपड़े आया करते थे, वो भी इंडिया को अच्छे नहीं लगते थे, यानी कि आप देख सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स के जो क्लोथ हुआ करते थे किस तरह के हुआ करते थे, आपने मूवीज़ में तो जरूर ही देखा होगा। ड्यू टू दिस इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स डिक्रीज, यानी कि जब उन्होंने बहिष्कार किया कि हमें फॉरेन क्लोथ नहीं चाहिए, हम उसे जला देंगे, जो क्या अलग अलग जो सारी चीज़ें हुई थी, तो इसी वजह से जो फॉरेन जो क्लोथ थे वो इंडिया में जो इम्पोर्ट हो रहा था उसे डिक्रीज अपने आप धीरे धीरे होते गया, क्योंकि जो इंडियंस थे वो समझदार हो गए थे कि हमें किस तरह गांधी जी के रास्ते पे चलना है, या फिर जो गांधी जी ने सत्याग्रह चालू किया है, जो मूवमेंट चालू किया है, उसी के रास्ते पे चलकर हम इंडिया को आज़ाद देखेंगे।
इन 1921 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स, यानी कि 1921 का एक ज़माना आया। क्या आया? ज़माना आया 1921 का। तो उसमें वेल्स का एक प्रिंस था, जिससे आप समझ सकते हो कि कोई किंगडम का एक प्रिंस आता है, मतलब ये इंडिया का नहीं बल्कि कुछ किसी वेल देश का, जो पहले किसी देश का वेल नाम था वेल्स, वहाँ से एक प्रिंस आया। कौन आया? प्रिंस आया। ही वॉज वेलकम बाय ऑर्गेनाइजिंग हड़ताल, यानी कि उसका वेलकम किस तरह हुआ? उसका वेलकम हड़ताल हुआ। मतलब उस समय जब हम बोल सकते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारी मांगें सुन नहीं रही थी, तो जाहिर सी बात है हड़ताल पे तो बैठना ही था। तो जब प्रिंस जो विजिट किया, कहाँ पर? उन्होंने जब इंडिया में विजिट किया प्रिंस ऑफ वेल, तो उन्होंने क्या देखा कि इंडिया में हड़ताल चल रही है। मतलब हड़ताल, जैसे अभी कोई राजा महाराजा अगर बाहर देश से आता है तो हमारी इंडिया क्या करती है? फूल लेके खड़ी रहती है, गुलदस्ते लेके खड़ी रहती है। पर ऐसा उस समय नहीं हुआ, क्योंकि उस समय क्या था? हड़ताल चल रहा था। लोनली रोड्स, यानी कि अकेले अकेले जो बोलते हैं रोड्स पे एकदम सन्नाटा था, उसे कहते हैं लोनली रोड्स। एंड क्लोज शॉप, जो शॉप्स थे इंडिया में, जो शॉप्स थे वो भी बंद थे। अगर आपने देखा होगा कि कहीं भी हड़ताल होता है तो क्या होता है, जो शॉप्स के जो लोग होते हैं ना वो भी हड़ताल में शामिल हो जाते हैं और शॉप्स को बंद कर दिया जाता है। और जो रास्ते जो होते हैं वहाँ पे मोटर गाड़ी नहीं चलती, पूरा एकदम लोनली रोड हो जाता है, अकेला अकेला, मतलब बोल सकते हैं सूना सूना हो जाता है रोड्स। तो ये सारी चीज़ें प्रिंस का वेलकम किया। तो प्रिंस ने कहा कि इतनी सारी चीज़ें कैसे हो रही, क्या हुआ इंडिया में, ऐसा उनको पता चला। द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम प्लांटर्स इन आसाम। जो ये मूवमेंट था ये प्लांटर से लेकर बंगाल के जो रेल वर्कर्स थे वहाँ तक पहुँचा हुआ था, यानी कि सब लोग उस मूवमेंट में जुड़े हुए थे। उन्होंने हड़ताल कर रखा था। टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर द कंट्रोल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटूक द सप्रेसिव मेजर्स। अब इस हड़ताल जो था इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? अलग अलग सप्रेसिव मेजर्स लिए कि किस तरह हम इस हड़ताल को ख़त्म कर सकते हैं। इन फरवरी 1922 द पुलिस ओपन फायर ऑन द पीसफुल पोसेशन एट चौरी चौरा एट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि जब ये हड़ताल चल रहा था तो जो पुलिस थे उन्होंने 1922 में ओपन फायरिंग कर दी और उसमें कहाँ पर किया? ये चौरी चौरा, ये गोरखपुर का एक डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर ये ओपन फायर हुआ था। द पीपल वेर एंग्री एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन इन विच अलॉन्ग विथ 1 ऑफिसर 22 पुलिसमैन वेर किल्ड। यानी कि अगर आप देखोगे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई भी हड़ताल में बैठता है तो अगर उन्हें कोई पुलिस ऑफिसर डिस्टर्ब करता है, कुछ भी फायर वेयर करता है, तो पीपल्स तो हड़ताल में ज़्यादा होते ही हैं, तो पुलिस को जाहिर सी बात संभाल तो लेंगे ही। तो उससे जब जो ब्रिटिशर्स के जो पुलिसमैन थे जब उन्होंने फायरिंग की हड़ताल के ऊपर, तो हड़ताल के जो पीपल्स थे उन्होंने भी सेम रिप्लाई दिया। वो बहुत ही गुस्से हुए और उन्होंने क्या किया, जो उनके ही गन्स थे, उनके पास भी गन्स रहते होंगे जो हड़ताल में बैठते होंगे, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर फायरिंग कर दी कि आपने हमारे बीच में दखल अंदाजी क्यों की, हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं तो आपने हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग क्यों की। तो जाहिर सी बात है जो हड़ताल में बैठे थे उनके पीपल्स भी कुछ मरे होंगे, पर उन्होंने सेम रिप्लाई दिया कि इन्होंने जो हड़ताल के पीपल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर सेम रिप्लाई दिया। और उसमें जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उसमें से एक के साथ साथ 22 पुलिसमैन वेर किल्ड, यानी कि 22 पुलिसमैन उस जरिए मारे गए, ख़त्म कर देगी। जो हड़ताल के पीपल्स थे वो पहले से बहुत गुस्से में थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी मांग सुन नहीं रही थी, तो पहले से गुस्से में थे, तो उसी में उन्होंने ये 22 पुलिसमैन को ख़त्म कर डाला। ड्यू टू दिस इंसिडेंट गांधी जी वॉज हर्ट, और इसी के चलते जो गांधी जी थे अब वो क्या आस लगाए बैठे थे। गांधी जी जो थे उन्होंने सत्याग्रह का मतलब क्या था, ये सब गांधी जी को जो हड़ताल में बैठे थे वो सत्याग्रह को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? सत्याग्रह को। उस सत्याग्रह का आपको मतलब होगा, सत्याग्रह होता है उसमें ट्रुथ और नॉन वायलेंट, यानी कि अहिंसा, हिंसा नहीं चाहिए, उसमें अहिंसा चाहिए, यानी कि शांति से काम लेना और सच्चाई के रास्ते पे चलना, ये सत्याग्रह का मतलब था। तो जो पीपल्स थे जो हड़ताल में थे उन्होंने गुस्से के कारण इसको, जो इनका अहिंसा का मार्ग था गांधी जी का, उसको हटाया और लोगों को शूट कर दिया। तो इसकी वजह से गांधी जी को बहुत हर्ट हुआ कि लोग मेरे रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे। और 12 फरवरी 1922 गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसी के चलते जो गांधी जी थे उन्हें लगा कि जो इंडियन पब्लिक है वो तो मेरा साथ दे नहीं रही है, उन्होंने मेरा जो मैंने कहा था सत्याग्रह के रास्ते पे चलो, सत्याग्रह के रास्ते पे चलो, पर किसी ने सुना ही नहीं। लोगों ने ओपन फायरिंग कर दी, उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर फायर किया, पुलिस वालों ने हड़ताल के ऊपर फायर किया। तो इसमें क्या हो गया ना, हिंसा आ गया, अहिंसा को खत्म कर हिंसा आ गया। अशांति नहीं थी लेकिन इसमें शांति भी नहीं थी, इसमें सब पूरी अशांति हो गई थी। तो गांधी जी ने कहा कि अब इंडियन की जो पीपल्स तो मुझे सपोर्ट तो कर नहीं रहे, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, वहाँ पर स्थगित कर दिया।
डू यू नो मुलशी सत्याग्रह? मुलशी सत्याग्रह पता है आपको? मैं बताता हूँ अभी आपको। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द फार्मर्स ऑफ मुलशी तालुका इन पुणे डिस्ट्रिक्ट लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यानी कि जो ये कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही, कॉपरेशन जो मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके दौरान ही मुलशी तालुका में मुलशी सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। अब इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। सेनापति पांडुरंग महादेव बेपट लेड द मुलशी सत्याग्रह। अब इसके बोल सकते अध्यक्ष कौन थे, या फिर बोल सकते हो चेयरमैन जो थे वो थे कौन? सेनापति पांडुरंग महादेव बेपट, फॉर विच ही वॉज पनिश्ड विथ 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और इसी के चलते जब उन्होंने सही जो सत्याग्रह स्टार्ट किया गांधी जी के रास्ते पे चलकर, तो उसमें जो ये थे कौन? पांडुरंग महादेव पर जो पंत थे, उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 फॉर राइटिंग 3 एंटी नेशनल आर्टिकल्स इन यंग इंडिया। यानी कि जो यंग इंडिया के जो दौरान चल रहा था, तो उसमें जो गांधी जी थे उन्होंने 3 आर्टिकल्स लिखा था, जिसके चलते जो ब्रिटिशर्स जो थे उनको कुछ हानि हो। ऐसे 3 आर्टिकल्स लिखा था जिसके चलते ब्रिटिशर्स को हानि हुई थी, तो इसलिए गांधी जी को अरेस्ट किया गया। कब अरेस्ट किया गया? 1922 में, मार्च के दौरान 1922 में। स्पेशल कोर्ट्स वॉज सेटअप एट अहमदाबाद। यानी कि जो स्पेशल कोर्ट्स था, गांधी कोर्ट था, मतलब आप बोल सकते हो जो स्पेशल कोर्ट था जो अहमदाबाद में। एंड गांधी जी वॉज सेंटेंस 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कि जो गांधी जी को जो सजा सुनाई दी गई, वहाँ पर वो कहाँ पे सुनाई गई? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक कोर्ट था जहाँ पर गांधी जी को सजा सुनाई गई। कितने दिन के लिए? जिस तरह ये पांडुरंग महादेव बेपट को जो 6 साल की थी, उसी तरह गांधी जी को भी 6 साल की सजा सुनाई गई। लेटर ऑन ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। अब गांधी जी ने क्या किया? मतलब किया नहीं, उनको कुछ अंदर से कुछ, मतलब वो तो पहले से थोड़ा बुजुर्ग थे ना, तो उन्हें क्या हुआ कि मतलब कुछ उनका इल इफेक्ट हुआ हेल्थ का। जो उनका हेल्थ था उसको इल हेल्थ है, मतलब बोल सकते हैं उनको कुछ आजारी पड़ना है, फिर बोल सकते हो कि बीमार पड़ गए थोड़े से वो, तो इसलिए उन्हें रिलीज कर दिया गया। गांधी जी अलॉन्ग विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक अप कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स विच मेनली, यानी कि उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बाद में थोड़ा थोड़ा चलता ही था, पर उसी के साथ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी चलता रहा। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या था। इंक्लूडेड द स्प्रेड ऑफ स्वदेशी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब जो स्वदेशी था, खुद का देश पाने की, जो बोलते हैं ना स्वदेश, खुद का देश, उसकी पाने की इच्छा, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, जो दारू शराब होता है उसके ऊपर बोल सकते हैं कि प्रतिबंध लगा देना, उसको मार्केट में आने नहीं देना, उसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई किए गए गांधी जी ने। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी होती है किसी भी महिला के ऊपर या फिर किसी के ऊपर अनटचेबिलिटी होती है, उसको हटाया गया। पॉपुलराइज ऑफ यूज ऑफ खादी, जो खादी का जो बोलते हैं क्लोथ था, उसका बोलते हैं खादी वर्दी, खाकी वर्दी, आपने सुना खाकी वर्दी, या फिर बोलते हो खादी वर्दी। खादी का जो क्लोथ था उसको भी पॉपुलर किया कि हमें ये सारी चीज़ें पहननी चाहिए, हमें जो इंडियंस जो फॉरेन जो क्लोथ आती हैं उससे यूज़ नहीं करना। नेशनल एजुकेशन एसेट्रा, जो नेशनल एजुकेशन इंडिया में लाना, उसके बारे में भी सोचा नहीं जा रहा था, बल्कि इसको पूरा भी किया जा रहा था। ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉन्फ्रेंसिव इन रूरल एरियाज। और इसी के चलते जो रूरल एरियाज थे, फिर जो गाँवटी इलाके जो थे, वहाँ पर इसके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने लगे, ताकि लोग पहन खा सके, हम सेल्फ सफिशिएंट हमेशा बने रहे। अब देखते हैं स्वराज पार्टी। क्या स्वराज पार्टी क्या है और कब इस्टेब्लिश हुई? द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एज, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, अब आपको लग रहा हो इसके मेंबर्स कौन थे, तो उसके मेंबर्स थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू पुट अप द आइडियाज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी इलेक्शन में खड़े हो, हमें भी वोट मिले, तो वो भी खड़े हो गए इलेक्शन में, कि ताकि अगली बार जो गवर्नमेंट आए वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आए। इन 1922 द स्वराज पार्टी को एस्टैब्लिश, और इसके चलते जो इंडिया के जो लोग थे उन्होंने स्वराज पार्टी को वोट किया, और जो स्वराज पार्टी था वो एस्टैब्लिश हुआ। इन 1923 मेनी मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी वर इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेनली इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एंड एनसी खेलकर। यानी कि जो ये लोग थे इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी को स्टैब्लिश किया। यानी कि इन्होंने अपना कांग्रेस की तरफ से इन्होंने खुद का बोलते स्वराज पार्टी स्टैब्लिश किया, और उसमें इनको वोट मिला। जब इनको वोट मिला तो ये इनके वोट के जरिए ये लेजिस्लेटिव जो असेंबली था, जहाँ पे जो लेजिस्लेचर बैठते हैं, वहाँ पर इनको भी बोल सकते हैं कि इनको भी कुछ राइट्स दिए गए। प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो काउंसिल होता है किसी प्राइम मिनिस्टर का, उसमें भी इनको क्या बोलते हैं, इनको
कि इन्हें भी उसमें कुछ बोल सकते हैं कि इनको नौकरी मिल गई, या फिर बोल सकते हो कि इनको भी कुछ राइट्स मिल गए उस समय। मेनली अब इसमें जो पीपल्स थे वो थे मोतीलाल नेहरू इसमें आए, और मंदामन मोहन मालवीय जो थे वो मंदन मोहन मालवीय जो थे वो भी इसमें आए। लाला लाजपत राय, इनको भी उसमें कुछ राइट्स मिल गए। और एनसी खेरकर, मतलब ये पीपल्स जो थे इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी को स्टैब्लिश किया और स्वराज पार्टी के हिसाब से इंडिया को चलाने लगे। व्हेन द पॉलिटिकल मूवमेंट इन कंट्री काम डाउन, जब पॉलिटिकल मूवमेंट जो कंट्री में था, जब वो बोल सकते हैं कि पहले क्या होता है अगर हम वोट करते हैं तो उस समय पॉलिटिकल इवेंट चलता रहता है, पॉलिटिकल मूवमेंट चलता रहता है। क्या चलता है? पॉलिटिकल मूवमेंट। तो उसमें जब ये वोट हो गया तभी जो पॉलिटिकल मूवमेंट था वो काम डाउन हो गया। देन द फाइट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज स्ट्रेंथ बाय द स्वराज पार्टी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें ब्रिटिशर्स भी थे और जो स्वराज पार्टी के थे वो भी लोग उसमें थे। तो जब बाहर का जो बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट था जब वो शांत हुआ तो जो असेंबली, जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली होता है उसमें ये बहुत ही मजबूती आई स्वराज पार्टी के। मतलब उन्होंने बहुत सारे राइट्स मांगे कि हमारे इंडिया में क्या क्या राइट्स होने चाहिए, पीपल्स को क्या क्या वेलफेयर की चीज़ें मिलनी चाहिए। दे सर्वली अपोज द अनजस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। अब जो लाला लाजपत राय या फिर जो बहुत सारे जो लोग थे स्वराज पार्टी के, अब इनको मतलब बोल सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वहाँ पर इनको एक महत्वपूर्ण प्लेस मिल गया था, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी अगर निर्णय लेती है तो उनमें इनको बोलने का अधिकार मिल गया था, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव जो असेंबली था उसके सदस्य बन गए थे। मतलब कुछ भी लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ भी कार्य हो तो इनसे मतलब जो इंडियन के जो पीपल्स थे उनके पास भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि अगर आप कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो इंडियंस के जो असेंबली में बैठे हैं उनको भी पता रहना चाहिए, तभी जाकर उस जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो कुछ जो बोल सकते हैं अनजस्ट पॉलिसीज, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के कुछ अनजस्ट पॉलिसीज थे, जैसे टैक्स लेना है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो थी उसको रोका गया। जो पीपल्स थे जो लेजिस्लेचर में उन्होंने इन सारी चीज़ों को रोकना भी चाहा और उन्होंने रोका भी। जो ब्रिटिश के पॉलिसीज थे अनजस्ट पॉलिसीज, यानी कि जो बेकार पॉलिसीज थे। दे डिमांडेड दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी गिवन टू इन इंडिया इन फ्यूचर, यानी कि उन्होंने ये भी डिमांड किया कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, हमें अकेला छोड़ दिया जाए, आप लोग यहाँ से चले जाइए और फिर जो हमारा इंडिया है उसको फ्यूचर में बोल सकते कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिले, ये भी इनकी डिमांड थी। दे मेड अ रिजोल्यूशन टू बी पास इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम प्रिजन, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी इंडिया जब बोल सकते हैं कि 1957 या फिर जो बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, जो बहुत सारे मूवमेंट हुए, सत्याग्रह हुए, तो उसमें जो कुछ बोल सकते हैं कि जो कुछ इंडियन के जो लोग थे जिन्होंने सत्याग्रह में काम किया था हमारे इंडिया के लिए, तो उन्हें क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको जेल में डाल दिया था कि आप इतने साल के लिए जेल में हैं, आप इतने साल के लिए जेल में हैं। ऐसा आपने बहुत सारी चीज़ें देखी कि किन किन को जेल हुआ था, तो वो तो रिलीज तो हुए नहीं थे। तो इनका ये भी मांगता है कि जो भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए इतना काम किया है उनको रिहा कर दिया जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाए। वो कोई मुजरिम नहीं थे, जो ब्रिटिशर्स उन्हें मुजरिम बना रही थी वो कोई मुजरिम थे नहीं, क्योंकि वो जो सत्याग्रह में उनका बहुत महत्व दिखा रहे थे, हमारे इंडिया के लड़ रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था। इसलिए इनकी ये भी मांग थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उन्हें भी छोड़ दिया जाए। टू कॉल फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि जहाँ पर बुद्धिमान लोग बैठते हैं लेजिस्लेचर के, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ। द गवर्नमेंट रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि कुछ रेजोल्यूशन जो थे उसको पास किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया लोगों के वेलफेयर के लिए, और जो थोड़े बहुत जो बोल सकते रेजोल्यूशन थे उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया कि हम सारी ये चीज़ें नहीं करेंगे। ऐसा ब्रिटिश ने कर दिया। अब देखते हैं सीमन कमीशन। सीमन कमीशन है, बहुत सारा सीमन यानी होता है चाइना का कमीशन किस तरह था, चाइना और इंडिया के बीच का कमीशन किस तरह था वो देखते हैं। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय मॉन्टे चेम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919 वेर अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी कि जो मॉन्टे जो थे उन्होंने जब ये अलग उनका रिफॉर्म जब इंट्रोड्यूस किया तो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बोल सकते हैं कि अनसेटिस्फाइड था, कि उनके लिए वो सारी चीज़ें उनको वेलफेयर की पॉलिसीज नहीं दे रही थी। हैंस देयर वाज डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल, और इसी वजह से जो इंडियन की जो पीपल्स थे उनके बीच में डिसकंटेंट यानी कि बोल सकते हैं कि अशांति आ गई कि ये जो सीमन कमीशन है वो हमारे ऊपर रूल कर रही है और हमें अच्छी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रही है। ऑन दिस बैकग्राउंड, और इसी के चलते जब द ब्रिटिश अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन सीमन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसके चेयरमैनशिप जो किसको मिला था, सर जॉन सीमन को। इन दिस कमीशन नॉन ऑफ द इंडियन मेंबर वेर इंक्लूड, और जब ये कमीशन स्टार्ट हुआ तो उसमें लेजिस्लेचर जो थे
जो लेजिस्लेचर थे वो तो इसमें थे ही, पर उन्हें इस जो कमीशन हो रहा था इसमें बुलाया ही नहीं गया, इन्हें उसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया। हैंस द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन, और इसी वजह से जो कांग्रेस थे वो उन्हें उस जो कमीशन हो रहा था उसमें बुलाया ही नहीं गया। इसलिए जो कांग्रेस थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, जो सीमन कमीशन है उसका हम बहिष्कार करते हैं। इन 1928 द कमीशन अराइव इन इंडिया। अब जो है 1928 में जो कमीशन थी इसने इंडिया में अराइव किया, जो सीमन कमीशन थी वो इंडिया में अराइव किया। वट एवर इट ट्रेवल द पीपल मेड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट देम बाय द शाउटिंग द स्लोगन्स लाइक सीमन गो बैक। यानी कि जब जो सीमन्स थे वो जब इंडिया में फेरे लगा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो हर जगह से ये आवाज़ आ रही थी कि शाउटिंग हो रही थी। क्या स्लोगन था? सीमन गो बैक। जो सीमन्स जो है, जो सीमन कमीशन है, जो चाइना के लोग या फिर जो ब्रिटिशर्स के लोग हैं, इन्हें वापस भेजा जाए, गो बैक, आप वापस चले जाइए, आप वापस चले जाइए। ऐसा हर जगह से आवाज़ आ रहा था। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक बोर्ड है उसमें आपको दिख रहा होगा जो लिखा है सीमन गो बैक। क्या लिखा है? सीमन गो बैक। इस जो हमारे स्वतंत्र वीर थे, जो हम बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने ऐसा किया था ताकि जो वापस कोई कभी चाइना या फिर कोई और देश हम पे न राज कर सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स को हमने बहुत ही मुश्किलों के बाद इतना संभाल पाए हैं। अब देखते हैं देयर वॉज द लाठी चार्ज ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटर जो थे, या फिर आप बोल सकते हो अब डेमोन्स्ट्रेटर, अब मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, डेमोन्स्ट्रेटर मतलब जो इसमें बोल सकते हैं जो सिमन्स को भगा रहे थे, या फिर जो लोग थे जिन्होंने मतलब सिमन्स को भगाना चाहा, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। मतलब लाठी चार्ज करना है कि उन्हें लाठी से मारना। एट लाहौर लाला लाजपत राय वॉज लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द सिमन कमीशन। यानी कि जो लाला लाजपत राय थे वो उन्होंने भी मतलब जो सिमन कमीशन था उसमें भी डेमोन्स्ट्रेशन में जो था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। कि इन्होंने लाला लाजपत राय ने उन्होंने भी सिमन्स को भगाना चाहा था। द पुलिस लाठी चार्ज द डेमोन्स्ट्रेटर। जो पुलिस थे, जो ब्रिटिश पुलिस थे, उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया कि हम वापस क्यों जाएं। अब जो सौंदर्स था अब पुलिस ऑफिसर, जो एक सौंदर नाम का एक इंसान था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक पुलिस ऑफिसर था, अटैक लालाजी विद लाठी। यानी कि उन्होंने लालाजी की छाती के ऊपर लाठी से वार कर दिया। आफ्टर द अटैक, जब अटैक हुआ, इन अ प्रोटेस्ट मीटिंग, एक प्रोटेस्ट मीटिंग हुई थी लोग इंडियंस के बीच में, उसमें लालाजी ने क्या कहा? एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि जितने भी लाठी हम मेरे बदन पे दिखाई दे रहे उतने लाठी हम ब्रिटिशर्स को वापस रिप्लाई में जरूर देंगे। विद इन फ्यू डेज एट द अटैक लालाजी जा रहे, और इसी वजह से जो लालाजी थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज किया गया था। इसी वजह से उनके बोल सकते हैं कि उनका जो तबीयत था थोड़ा ख़राब हो गया, और उसके कुछ दिनों बाद ही जो अटैक हुआ था उसके कुछ दिनों बाद ही लालाजी की मृत्यु हो गई। लालाजी डाइड। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या कहता है, वो भी देखते हैं हम नेहरू रिपोर्ट। हाँ, आइए समझते हैं अब नेहरू रिपोर्ट क्या है। हाँ, अब Barkan had Secretary of State of India criticized that the Indian leaders can draft a unanimously accept constitution. This challenge was accepted and all party committee was formed. पंडित मोतीलाल नेहरू was the chairman of this committee. यानी कि जो इंडियन जो नेहरू रिपोर्ट था उसमें ब्रिटिशर्स का यह कहना था कि अगर हम यहाँ से चले जाएं, हम अगर जो इंडिया है उसकी सेक्रेटरी जो है अगर वो छोड़ देंगे तो जो इंडियन है वो जो इंडिया को अच्छे से चला नहीं पाएंगे, अच्छे से ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका कहना था। पर जो हमारे इंडियन के जो थे पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जाइए और हम हमारे इंडिया को और भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम संभाल सकते हैं। इसीलिए जो ऑल पार्टी कमेटी फॉर्म, इसलिए एक मतलब कमेटी फॉर्म हुई जिसका नाम था क्या? नेहरू। मतलब एक पंडित मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की और यही उसके चेयरमैन थे, और इन्होंने इंडिया को मतलब चलाने का एक अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा उन्होंने तय किया। टू स्टार्ट द सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडियन कॉलोनीज, इम्प्लीमेंट अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम, लिंग्विस्टिक
division of provinces such as proposal were put up in this report. This report is known as नेहरू रिपोर्ट। यानी कि इस नेहरू रिपोर्ट का मतलब ये था कि ये मतलब जो हमारी इंडिया है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना। सेल्फ सफिशिएंट यानी कि बाहर से कुछ भी इंपोर्ट ना हो, यहाँ से खाली एक्सपोर्ट यानी इंडिया सामान बाहर जाए पर बाहर से कोई भी सामान इंडिया में ना आए, जिसके चलते जो हमारी इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी और जो कॉलोनी है हमारे इंडिया में वो भी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी जो हमारे इंडियन कॉलोनी से। और वहाँ पर अडल्ट फ्रेंचाइज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमारे अडल्ट थे या फिर जो हमारे बूढ़े हैं उनके धर्मशाला, उनके लिए कुछ बोलते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ ला सकते हैं। और जो हमारी जो कुछ भी जो हमारी लैंग्वेजेस है उसको हम अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर देंगे, ताकि अगर बाहर का कोई भी इंसान आए हमारे इंडिया को देखने के लिए, हमारे संस्कृति को देखने के लिए, तो वो अलग अलग स्टेट में जाके उस संस्कृति को देख सके। इसलिए उन्होंने अलग अलग डिवीज़न भी कहा कि हम हमारे जो लैंग्वेजेस का हमारे इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करेंगे, पर हमारा नाम एक ही होगा जो कि होगा इंडियन। हम किसी अलग नाम से नहीं बल्कि इंडियन के नाम से ही जाने जाएंगे। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ये रिपोर्ट पास हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और उन्होंने सारे रिपोर्ट्स देखे और इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। क्योंकि जो कमेटी था उसको किसी ने, इसके चेयरमैन कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू, तो इसीलिए उसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। आप इसको मतलब रिप्रेजेंट जवाहरलाल नेहरू से नहीं बल्कि पंडित मोतीलाल नेहरू से कीजिए। By the end of 1929, an indication was given that if Nehru report is not accepted by the government, then the civil disobedience movement will be start। यानी कि उन्होंने कह दिया, जो हमारे नेहरू जी थे, मतलब कौन नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि पंडित मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा इंडिया का जो हमने जो रिपोर्ट पास किया है जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट, अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसे रिजेक्ट करते हैं, तो हम हमारा डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। डिसओबीडियंस यानी कि जो हमारा अशांति है, जो हम प्रलय लाएंगे, उसका जो बोल सकते हैं इसका जो डिसएडवांटेज आपको भुगतना पड़ेगा। तो उनके पास दो ही रास्ता था, या तो इंडियंस के खिलाफ हो जाए या तो इंडियंस की इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले। किनके पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऐसा दो ही मौका था। ऑन दिस बैकग्राउंड इन दिसंबर 1929 द लाहौर सेशन प्रेसाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम मेमोरेबल इन हिस्ट्री। यानी कि 1929 में एक लाहौर में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें कि चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन चेयरमैन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे आप भूलिएगा नहीं। और ये सेशन जो हुआ था 1929 का दिसंबर में, ये बहुत ही मेमोरेबल, यानी कि ये अविश्वसनीय था, यानी मतलब इसको भूले ऐसा मान नहीं सकते। ये एक हर एक इंडियन को बहुत ही ज़्यादा एक याद रहना चाहिए। अब देखते हैं जो सेशन में हुआ क्या था। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ डोमिनेंट स्टेटस, यानी कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको पूर्ण स्वराज, मतलब उन्होंने डिमांड किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अभी देखते पूर्ण स्वराज है क्या। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ डोमिनेंट स्टेट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मेनी यंग मेंबर्स, यानी कि हमारे इंडिया के जो कुछ मेंबर्स थे, यानी ब्रिटिश ने क्या किया था, हमारा जो रिपोर्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया था, थोड़े बहुत रिपोर्ट्स को, और कहा था कि हम तुम्हें एक स्टेटस देंगे, यंग स्टेटस देंगे। तो जो हमारे इंडियन के जो यंग मेंबर्स थे उन्हें ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना था कि हमें यंग स्टेटस, मतलब इन्हें लगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें बहला रही है, हमें यंग स्टेटस देके, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस दो, ऐसा जो हमारे यंग मेंबर्स थे उन्होंने कहा। जो यंग मेंबर्स थे जैसे कि लीडर लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वे डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहा कि हमें जो आप बोले डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हैं यंग स्टेटस का, ये हमें नहीं चाहिए, हमें आप केवल और केवल कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दीजिए, हम उतने में खुश रहेंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दीजिए। और इसी को पूर्ण स्वराज कहा जाता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी जो पूरा स्वराज, जो पूरा इंडिपेंडेंस हमें दे दीजिए। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द यंग ग्रुप इन द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इस जो लाहौर सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिस तरह खुद का प्रभावशाली यंग ग्रुप को बताया, यंग ग्रुप यानी जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भी जो बहुत सारे लोग थे, उन्हें यंग ग्रुप कहा जाता है। ये बूढ़े में भी एकदम यंग थे, आप बोल सकते हो ना, अंदर से एकदम यंग थे। ये रिजोल्यूशन ऑफ अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास, यानी कि इसी के चलते जब उन्होंने सेशन अपॉइंट किया था दिसंबर 1929 में, तो उस सेशन में इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया और अटेंड करने कहा कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस को जल्द ही आने वाला है, ये रिजोल्यूशन पास हो रहा है। थ्रू दिस रिजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमिनेंट स्टेट। और जो ये रिजोल्यूशन हुआ, इनको तो मतलब इंडिपेंडेंस स्टेटस तो मिला, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो मिला ही, पर उसके साथ साथ इन्हें डोमिनेशन स्टेटस भी मिला। इनका ये ऑब्जेक्टिव भी पूर्ण हुआ। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल
मूवमेंट वॉज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और इसी के चलते जो हमारे इंडिया की कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये पूरी मानी गई, पूरी इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया गया। मतलब ब्रिटिशर्स तो थे, पर जो इंडिपेंडेंस था इंडिया को, वो इंडिपेंडेंस आज़ादी लोगों को मिल गई थी। ऑन 31 दिसंबर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू अनफ्लर्ड द ट्राई कलर फ्लैग and the resolution was passed in which 26 January was declared to be celebrated as Indian इंडिपेंडेंस डे। यानी कि 31 दिसंबर 1929 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारे नेशनल फ्लैग को अनफ्लड करेंगे। यानी उन्होंने नेशनल फ्लैग बनवाया, जिसको अनफ्लड यानी उसको लहराना, अनफर्ड यानी उसको लहराना। कब लहराया था? जो हमारे ट्राई कलर यानी 3 कलर का जो हुआ करता था, उसको 26 जनवरी को क्या किया, फ्लर किया गया, और उसी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट भी हम करते हैं। ऑन 26 जनवरी 1930 पीपल ऑल ओवर द कंट्री took pledge for carrying out the freedom movement which non-violent means फॉर अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारी इंडिया थी, जो हमारे इंडिया के जो पीपल्स थे, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम जो इंडिया को आज़ाद देख रहे हैं तो केवल और केवल इन लोगों के कारण, जो हमारे स्वतंत्र वीर थे, केवल और केवल उनके कारण। तो हम एक कसम खाते हैं। उन्होंने क्या प्लेज लिया? उन्होंने कंट्री जो पीपल्स थे, उन्होंने प्लेज लिया कि हम हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी करेंगे, यानी कि उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रूल करेंगे, और उसमें भी नॉन वॉयलेंट आएगा। यानी कि अहिंसा का, हम जो गांधी जी ने हमें सिखाया था, अहिंसा का पाठ पढ़ते रहो, उसके रास्ते पे चलकर ही हम हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेंगे, और फॉर अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। और इसी के चलते इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को सेलिब्रेट किया जाता है। वेयर एवरीवेयर इन द कंट्री, जो हमारी इंडिया थी उस वहाँ पर हर जगह द एटमोसफियर वॉज चार्ज विद न्यू स्पिरिट। यानी कि वहाँ की जो हर तरह के जो हमारे इंडिया का एटमोसफियर था, जो हमारे का इंडिया का मतलब तो माहौल था, वहाँ पर हर लोगों के अंदर लगता था कि हमें एक नया जीवन मिला है, हमें एक नया जीवन मिला है। क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि उन्हें एक न्यू फ्रीडम यानी कि न्यू इंडिपेंडेंस मिला था। तो यही इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ हमें लाइक सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे जो हमने आपको पढ़ाया है उसमें अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए जल्द ही। तो उसके लिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।